तो आज अपने को स्टार्ट करना है कि अपन एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट ऑब्लिक रजिस्टर करेंगे। ठीक है, दैट इज वन ऑफ दी, मतलब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग को पूरी प्रोसेस ध्यान होगी। सबसे पहले अपने को ये समझने की जरूरत है कि सर, ये तो अपने समझा हुआ है कि सर कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेशन के बिना या रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बनाया जा सकता है। जबकि एक 1932 वाली जो पार्टनरशिप है, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर पार्टनरशिप को आप रजिस्ट्रेशन के साथ में भी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करे बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बात मैंने आपको काफी बार बताई हुई भी है। और सर वहां पर, अच्छा, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पार्टनरशिप का, सर वो कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। उस पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के मेंबर्स एक ही होंगे। तो यदि पार्टनरशिप अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो उसके पार्टनरशिप के पार्टनर्स को बोला जाएगा कि आपको चुकानी, क्योंकि आप कोई अलग तो है नहीं। जबकि कंपनी जो है, पहली बात तो बिना इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की बन नहीं सकती। ओके सर, तो कंपनी बनते जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई उस दिन अपने मेंबर से अलग हो जाती है। यस सर। अब आगे सर, तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क है क्या सर? आप बार बार वर्ड्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन काम में लेते हो। सर देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करने वाले वर्ड्स हैं। कैसे? कि सर रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन होता है, या एक होता है ना अपने कि सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सर जैसे एक नए बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो प्रूफ है जिससे कि सर आज इतनी तारीख को इन पेरेंट्स का नाम को एक मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड हुआ है, जिसका यदि नाम भी आप टाइमली बता दो तो उसमें लिख के दे देते हैं और उधर डेट डाल दें, तो वो प्रूफ है कि आज इतनी तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वो प्रूफ है कि आज इतनी तारीख को जो इस सर्टिफिकेट में लिखी हुई है एक कंपनी जिसका नाम ये है उसका जन्म हुआ। ठीक है, और आरओसी उस पे साइन करता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और कंपनी किस डेट से एग्जिस्टेंस में आई हुई मानी जाती है कि सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट है उस डेट से वो एग्जिस्टेंस में आई हुई मानी जाती है, उस डेट से वो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, उस डेट से कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग माने जाते हैं। ठीक है सर। अब सर रजिस्ट्रेशन होगा कैसे या इनकॉर्पोरेशन होगा कैसे, कि सर करेंगे कौन? कि सर एक वर्ड आता है प्रमोटर्स, जो कंपनी को सबसे दो तरीके से समझना है। इस अपने को जैसे कंपनी की डेफिनेशन को दो तरीके से समझा था ना, एक पर तो एज पर द कंपनीज एक्ट और एक एज पर प्रोफेसर हेनी जहां पर उसके सारे फीचर्स देखे थे अपन ने। वैसे ही प्रमोटर्स को दो तरीके से समझना है अपने को। कि सर पहला क्या, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया कंसेप्चुलाइज होता है कि हमको एक कंपनी खोलनी है और जो उसको खोलते हैं। तो प्रमोटर्स कौन? कि सर वो लोग जो इनिशियली जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि हमको ये कंपनी खोलनी है और वो उसके लिए काम करते हैं और खोलते हैं कंपनी को, जो दे आर दी प्रमोटर्स। ये तो हो गई नॉर्मल एक बात। और इसके अलावा सर कंपनी लॉ क्या बोलता है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। पहले सिंपल टर्म्स में देखो, जो मैंने कहा ना नॉर्मल तरीके से, हु आर द प्रमोटर्स, कि पर्संस हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। जिन्होंने शुरुआत में मिल के कंपनी को बनाया वो मिनिमम 2 लोग या मिनिमम 7 लोग, ठीक है, या दो से अधिक भी है, 5 लोग, ठीक है, कैसे कि 10 लोग। तो जिन 10 लोगों ने शुरुआत में मिलकर कंपनी को बनाया है, persons who form the company are known as promoters. It is they who conceive the idea of forming the company. इनके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो एक कंपनी फॉर्म करते हैं। They take all the necessary steps for its registration. उसको रजिस्टर कराने के लिए कंपनी को आरओसी के साथ में रजिस्टर कराने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर मान लो दर्श जैन है, खुशबू है, जिया वोरा है, और भी बहुत सारे जने अपने, ऋषि अग्रवाल है, जश शाह भी आ गया हमारा, आज संडे नहीं है, ठीक है, जश शाह भी आ गया, कविश भी आ गया। इन सब ने मिलके एक कंपनी खोलनी है। यस सर।
तो इन लोग को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर किसी कंपनी सेक्रेटरी की या फिर किसी एडवोकेट या लॉयर की इन प्रोफेशनल कैपेसिटी हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं कंपनी खोलने में? इनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प लेनी पड़ेगी ना? यस सर, सीए की, सीएस की, एडवोकेट की, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की। यस सर, प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प लेनी पड़ेगी। तो केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिन्होंने हेल्प करी है कंपनी खोलने में, क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि उन्होंने भी कंपनी खोलने में अपना दिमाग लगाया, आइडियाज लगाए, तो वो भी प्रमोटर है? नहीं सर, जिन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी खोलने के लिए हेल्प करी है ना, वो promoters की definition से बाहर रहेंगे. It should however be noted that the persons acting only in a professional capacity, example solicitor, banker, accountant, etc., are not regarded as promoters. उनको promoters नहीं मानना है. इसका मेन रीजन इस पॉइंट में आपको और मिलेगा. अभी ऊपर की मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्यों ये नीचे पॉइंट आया, इसका मेन रीजन आप यहां से कनेक्ट कर पाओगे. पर इतना तो बेसिकली अपने को पता पड़ गया कि जो कंपनी खोलते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है और जो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, वो सब कंपनी के प्रमोटर्स, जनरल लैंग्वेज में. नाउ एज पर द कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रमोटर? कि सर तीन हिस्सों में देखना है कि ये सब प्रमोटर्स होते हैं. खुशबू पहला पॉइंट पढ़. Who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. ठीक है सर, यदि कोई कंपनी खुलती है तो उसको अपना, अपन ने पढ़ा था ना कि उसको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होंगे, हर साल के अंत में अपने रिटर्न्स फाइल करने होंगे. कहाँ पढ़ा था एनुअल रिटर्न शब्द? दिशी अग्रवाल, एनुअल रिटर्न शब्द कहाँ पढ़ा था? कल ही पढ़ा है दिशी. क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दिया हमको? तो मुझे नहीं याद. अरे कल ही तो पढ़ा है, लिख के भी तो भेजा है तूने, नहीं भेजा क्या? भेजा. फिर कल क्या करी थी अपन ने? डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी करी थी. हाँ, जिसने 2 years, 2 financial years तक. हाँ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो वही तो सर अपने को पता है ना, कंपनी को साल के अंत में एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे. यस सर, हमको पता है. अदरवाइज नहीं तो फिर वो डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी जैसे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. यस सर. तो सर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, तो उस एनुअल रिटर्न में यदि किसी बंदे को खुद कंपनी प्रमोटर जैसे बता रही है, तो वो कंपनी का प्रमोटर. क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? उस एनुअल रिटर्न में यदि कंपनी किसी को प्रमोटर बता रही है, तो वो प्रमोटर. हु हैज बीन नेम्ड एज सच मींस एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस. ठीक है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न्स. ठीक है, एनुअल रिटर्न पार्ट वाला तो कर लिया. अब प्रोस्पेक्टस की तरफ चलते हैं. प्रोस्पेक्टस बताया था कैसी कंपनी इशू कर सकती है, कि सर ओनली पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती. 10 जन क्यों नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू? अच्छा, प्रोस्पेक्टस होता क्या है? दिमाग लगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यू आर इनवाइटिंग द पब्लिक, यू आर इनवाइटिंग द पब्लिक कि आओ और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो और मेरे को पैसे दो. तो पब्लिक को कैसी कंपनी इनवाइट कर सकती है? केवल पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है. कैन अ प्राइवेट कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू पुट इट्स मनी एंड गेट द शेयर्स? नो सर, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, केवल पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है. तो ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस. दिमाग में फिट कर लेना ये बात सब जने. ठीक है, तो सर जो अपने प्रोस्पेक्टस में किसी को प्रमोटर के जैसे नाम जैसे बता रही है कि ये बंदे हमारे प्रमोटर हैं, तो सर वो प्रमोटर. कि कोई एनुअल रिटर्न्स में, कोई एनुअल रिटर्न्स में कंपनी को में किसी आदमी को प्रमोटर जैसे बताते हैं, तो वो प्रमोटर. ये तो हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट खुशबू. Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise.
जिसका भी कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के कामों पे चाहे डायरेक्टली कंट्रोल है चाहे इनडायरेक्टली कंट्रोल है। डायरेक्टली तो कैसे कि सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे कहे बिना ये लोग कुछ काम पत्ता ही नहीं हिल सकता, अंदर की जो भी बात है, तो सर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ना कंपनी के जो भी काम थे, अफेयर्स थे उन पे। यस सर। इनडायरेक्टली कैसे कि सर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कई बार वोटिंग करनी पड़ती है कोई भी कंपनी के मैटर को लेके जनरल मीटिंग में, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो। साल के अंत में बुला रहे हो तो एनुअल जनरल मीटिंग इतनी ज्यादा घाई हो गई कि साल के बीच में बुलानी पड़ रही है, तो वो हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में क्या होगा, सारे वोट कास्ट करेंगे ना। यस सर, कि कोई पर्टिकुलर मैटर पे। यस सर। तो सर कुछ मैटर्स में 50% से लोग मान जाते हैं तो भी वो मैटर फाइनलाइज हो जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें कम से कम 75% लोगों को हाँ बननी पड़ती है। तो जिस मैटर्स में मीटिंग्स में केवल 50% शेयर होल्डर्स ने भी हाँ बोल दी, तो सर वो हो जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी कि इन मैटर्स में 50% से भी हमारा काम चल जाएगा, हम वो चेंजेस कर देंगे। और जिसमें कम से कम 75% लोगों को हाँ बोलनी होती है वो होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, एमओए को अमेंड करना है तो वो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। कम से कम 75% लोगों को हाँ करनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन कहाँ पास किए जाएंगे, आइदर एजीएम और ईजीएम। इस तरीके थोड़ी कहानी क्लियर हुई, मीटिंग्स क्या होती हैं, वहां पर शेयर होल्डर्स का रोल होता है। ठीक है, फिर इसमें आप चाहो तो कहानी को और आगे बढ़ा सकते हो कि सर कुछ तो शेयर्स होंगे जिन पे एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होगा, कुछ शेयर्स होंगे जिन पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होंगे, सब मिला के हमको 50% और 75% वाला ये लिमिट देखना है ना। पढ़ा है ना अपन ने शेयर्स विद डीवीआर। यस सर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, तो सर हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है, और अदरवाइज और भी किसी तरीके से, मान लो कोई किसी ने अपने को पैसा दिया है और उसने एग्रीमेंट के थ्रू ये बोला है कि तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस में मेरा ये परसेंटेज रोल रहेगा, तो सर वैसा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, सो ऐसा बंदा जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सर वो भी प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। In accordance with whose advice, directions, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. सर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उस कंपनी का दिमाग है, बोर्ड ऑफ कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कौन काम करेगा डिसीजंस लेगा उसके बिहाफ पे, सर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके कहने पे, जिसका कहना मानते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। ठीक है, सो इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। जनरली उनके कहने पे ही काम करते हैं। जिसने मेन होता है, देखो कभी ज्यादातर कंपनियों में ऐसा आप देखोगे, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में एक आदमी ने जो बोल दिया वो सर्वोपरि होता है। घर में भी दादाजी ने जो बोल दिया वो सर्वोपरि है। 10 जन ने उनकी बात नहीं मानी तो पता है दादाजी एक लात मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं, इतनी ताकत है दादाजी के पास में आज भी। ठीक है, तो जनरली घर में एक सर्वे सर्वा होता है, उसकी बात नहीं मानी जाती तो घर में कलह होता है, और बात सब जने मानते हैं उसकी। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। जिसके कहने पे जनरली ये काम, वैसा काम करते हैं वैसे, तो वो भी प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के कंटेक्स्ट में ये वाला पॉइंट देखो कि सर जिसके कहने या जिसके निर्देशानुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो सर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के सॉलिसिटर या फिर लॉयर या फिर एडवोकेट जो होता है उसके कहने पे, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के डायरेक्शंस पे, या फिर बैंकर के डायरेक्शंस पे, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी भी तो सुनते हैं, इनके इनके डायरेक्शंस के अनुसार भी तो काम करते हैं कि सर इस स्थिति में आपको ये करना चाहिए, कि सर इसी सिचुएशन में ये करो, बैंकर भी बोलता है ये करो। तो सर क्या इतने कह देने भर से कि सर जिनके डायरेक्शंस पे लोग काम करते हैं, सर इनके डायरेक्शंस पे भी तो काम कर रहे हैं, पर सर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में इनके कहने पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग प्रमोटर नहीं होंगे।
अदरवाइज जिनके कहने पे, राम जी के कहने पे, श्याम जी के कहने पे कोई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये कौन हो जाएंगे? प्रमोटर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए? यस और नो? इजी है ना? तो सर प्रमोटर क्यों पढ़ा रहे हो सर? अरे प्रमोटर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कंपनी को रजिस्टर कराने का प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर पहला तो सर हमको जो लोग खोल रहे हैं उनके बारे में तो समझे कि सर कौन जो खोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि सर प्रमोटर। गॉट द पॉइंट? यस सर, प्रमोटर। अब सर सेकंड स्टेप आएगा, या सेकंड बात जो हमको कंपनी खोलते हुए समझनी है, कि सर हमको कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रखने हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम तो अपन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, कितने भी रख सकते हो। 200 में 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं 200 की काउंटिंग करते हुए, उन एडजस्टमेंट्स को मिला के 200 हो जाने चाहिए, मतलब मिला के मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया, उस पर दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। सर अब अपन पढ़ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कि सर कहां से आ रहा है? सर सेक्शन 3 से आ रहा है, कि सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने एक्सेप्ट ओपीसी, जहां पर एक ही जना, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 जने। कहां से आ रहा है सर? ये सेक्शन 3 से। तो सर कंपनी खोलने की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की भी तो बात करनी है अपने को, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की भी तो बात करनी है। ये सर 2 और 7 और 1। ठीक है, यस। तो सर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, खुशबू पढ़ना है ये। Section 3 of the Companies Act 2013 deals with the basic requirement with respect to the constitution of the company. In case of a public company, any 7 or more persons can form a company for any lawful purpose by subscribing their names to memorandum and complying with the requirements of this act in respect of registration. In the same way, 2 or more persons can form a private company and 1 person can form a one-person company. ठीक है, तो सर पब्लिक कंपनी में 7 या अधिक जने, प्राइवेट कंपनी में 2 या अधिक जने, और यदि वो ओपीसी वाली प्राइवेट कंपनी तो उसमें तो एक ही होगा। तो सर ये जने मिलके कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे 2 or more persons can form a private company and 1 person can form one person company। ठीक है, अब इधर क्या लिखा हुआ है देखो, in the case of a public company, any 7 or more persons can form a company for any lawful purpose। दर्श जैन और ऋषि अग्रवाल मिल जाएंगे, चलो अपन तो चरस गांजा बेचने की कंपनी खोलते हैं। ठीक है, क्या लॉफुल पर्पस के लिए कंपनी खोलेंगे? नहीं सर। तो सर कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए ही खुल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या करते हैं सर, जो भी लोग कंपनी खोलते हैं ना, अपन ने, मैंने आपको बताया था एमओए के बारे में काफी कुछ, मैं आपको ऑलरेडी टॉपिक आने से पहले ही बता चुका हूँ कि सर एमओए में मिनी 6 क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि सर उसके बाद में कैपिटल क्लॉज, इसमें एक क्लॉज और होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, तो सर जो भी इस कंपनी को खोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वो क्या करते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, उन्होंने कितने शेयर्स इस कंपनी में लिए वो या उनके नाम के सामने लिख देते हैं, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, दे आर सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि हाँ हम साथ में आए और हमने ये कंपनी खोली। और यहाँ पर एक विटनेस का नाम होता है, सिग्नेचर होता है, जिनके सामने इन्होंने ये साइन किए, जिनके सामने इन्होंने ये साइन किए, तो विटनेस का भी यहाँ पर रोल होता है। तो सर मेन बात क्या है, जो भी कंपनी खोल रहा है, दे आर सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नॉट, they are subscribing their names to the memorandum of association or not। yes sir, they are subscribing their name to the, इसलिए उनको subscribers to memorandum of association और बोलते हैं। so कोई भी लॉफुल पर्पस के लिए वो लोग साथ में आ रहे हैं बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम के अलावा सर कंपनीज एक्ट की भी तो बातें माननी होंगी। यस सर, कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। अच्छा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। व्हाट इज अ चार्टर? मींस कि सर उस कंपनी का लॉ,
ये कंपनी एमओए जो है उस कंपनी, जिस भी कंपनी का है उस कंपनी का लॉ है ये, उसके लिए ये बहुत बड़ी सबसे बड़ा लॉ यही है। और फिर कंपनीज एक्ट भी है, यस कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता एमओए, ठीक है। तो उसको अपने रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। ये कंपनी का खुद का लॉ है, चार्टर डॉक्यूमेंट है। दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, एमओए और एओए, ठीक है भाई। यस सर, ना पढ़ा हुआ है। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इनको। अब आता है मेन पार्ट कि सर कंपनी बनाएंगे कैसे, कि सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, हाउ आर वी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट। लेट मी टेल यू वन वेरी गुड थिंग, जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि सर फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कहाँ दिया हुआ है, कि सर सेक्शन 7 में दिया हुआ है। सेक्शन 7 में कितने स्टेप्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, कि सर 7 स्टेप्स हैं जिसमें अपने को कंपनी के फॉर्मेशन के हिसाब से ध्यान रखने। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने रहेंगे। तो सर इसमें आपको 7 डॉक्यूमेंट्स ध्यान करने हैं, ठीक है। सब जगह सर 7 ही आ रहा है। तो सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी गिवन अंडर सेक्शन 7, कितने स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सर स्टेप्स मेन तो 4 ही हैं बनाने के, कंपनी बनाने के मेन स्टेप्स तो 4 ही हैं। 5, 6 और 7 वो स्टेप्स हैं जहां किसी ने गलत तरीके से कंपनी की फॉर्मेशन कर ली है, तो फिर उसके साथ मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये वो वाली लाइनें हैं, ठीक है। 5, 6 और 7 बनाने की 4 स्टेप है, टोटल 7 स्टेप हमको देखने। और पहले में क्या है, पहला स्टेप की सर ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ में जमा कराने पड़ेंगे। कितने डॉक्यूमेंट की सर, अराउंड 7 के आसपास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो हमको आरओसी के साथ में जमा कराने रहेंगे। आइए चालू करते हैं प्रोसेस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। पॉइंट नंबर 1 इज फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब भी आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो सर आप आरओसी के साथ में इंफॉर्मेशन देंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ गई खुशबू, और मैं फिर समझाता जाता हूँ। For the registration of the company, following documents and information are required to be filed with the registrar, within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ना, आरओसी बहुत सारे हैं, कि सर एक महाराष्ट्र के लिए, एक मुंबई के लिए है, एक महाराष्ट्र के लिए, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है, एक राजस्थान के लिए है, एक गुजरात के लिए है, एक पंजाब के लिए है, हरियाणा के लिए है। तो सर आपकी कंपनी जिस भी आरओसी के जुरिस्डिक्शन में इस एस्टैब्लिश होने वाली है, वहां के आरओसी के साथ में आपको फाइल करने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये तो कहने की बात हो गई। ओके, आजकल क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का जमाना है ना, कोई आप जाके वहां पर थोड़ी ना जमा कराओगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। सर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ जमा कराना रहेगा। कहाँ पर, सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर कराना रहेगा, mca.gov.in पर जाकर आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाकर आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने रहेंगे। हाँ, उस आरओसी के साथ में रहेंगे जिधर, जिसके जुरिस्डिक्शन में आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट पढ़िए। The memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the memorandum. ठीक है, क्या दो डॉक्यूमेंट सर, सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट्स की सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सर ऐसे ही पकड़ा देने हैं क्या, नहीं सर, ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जो भी मिलके कंपनी खोल रहे हैं ना, जो अपना नाम सब्सक्राइब कर रहे हैं, मिनिमम 2, मिनिमम 7, ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए प्राइवेट में, मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक में, तो सर वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जश शाह वीडियो ऑन क्यों नहीं है रे तेरा। जिया, कविश, जश शाह वीडियो ऑन क्यों नहीं रख रहा है। सॉरी सर। अभी भी अहमदाबाद में ही बैठा है। हाँ सर, कल की ट्रेन है। अरे बाप रे, ठीक है, क्या नाना हाउस है क्या तेरा अहमदाबाद में। नहीं सर, भाई का घर है। भाई का घर है, ठीक है। भाई भी सोच रहा होगा पता नहीं कितने दिन है यार यहाँ पर। नहीं सर, मेरा भाई ऐसे नहीं सोचता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट।
कि सर अच्छा जस्ट शाह मुझे ये बता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताया था मैंने और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताया था? सर दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यस सर। मेमोरेंडम क्या काम आता है, आर्टिकल्स में क्या होता है? मेमोरेंडम में मेंबर्स कौन से मेंबर्स है, कंपनी कहाँ पे इंकॉर्पोरेटेड है, कंपनी का नाम क्या है, वो क्या काम करता है, अम, यदि मुझे ये देखना हो कि कंपनी के इंटरनल वर्किंग कैसे चलती है, तो मैं मेमोरेंडम देखूंगा या आर्टिकल्स देखूंगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और यदि कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करेगी सर, वो कहाँ तो दिया हुआ? मेमोरेंडम। बाहर वाले आदमी को क्या जानना होगा कि सर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी की कैपिटल कितनी है। मैं उसको 10 करोड़ रुपए का ऑर्डर तो दे रहा हूँ, लेकिन कैपिटल ही इसकी 1 लाख रुपए की है, तो ये मेरा जिंदगी में कभी 10 करोड़ रुपए का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो क्यों देखना चाहता है? नेम में, नेम और लाइबिलिटी क्लॉज में क्या देखना चाहता है? कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या कैसी है। तो ठोक बजा के पढ़ के फिर कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाना होता है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर कंपनी के साथ में आप डील करने जा रहे हो ना, तो आपकी ड्यूटी है इस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ के जाना, फिर इसके साथ में डील करना। ठीक है, ये भी एक टॉपिक आएगा आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसमें मैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए। तो सर मेमोरेंडम पहला नोट करते जाना, या फिर क्लास के बाद में पक्के से नोट कर लेना कि सर 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। यस सर। तो सर 7 डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्लस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच आर ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ भाई। दूसरा और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है ना, वो दोनों दो अलग अलग तरीके के डेक्लेरेशंस हैं। पढ़, पहला पढ़। A declaration by a person who is engaged in the formation of the company, an advocate, a CA, cost accountant, or CS in practice, and by a person named in the articles, director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder, in respect of registration and matters precedent or incidental thereto, have been complied with. ठीक है। दिशी अग्रवाल कोई बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन है तेरा? बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। कभी उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है तूने? कंधे पे रख के बंदूक चलाना, इस फ्रेज का मतलब समझती है? कि वो बोल रही थी कि ऐसा है, उसके कंधे पे रख के सारा दारोमदार उसके ऊपर डाल दिया, ढिशक्यों। ठीक है क्या? कि वो ऐसा बोल रही थी तो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला दी, कि जिससे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला पॉइंट है क्या? कि सर आपसे दो लोगों से एक डिक्लेरेशन पे साइन मांग रहे हैं। एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन क्या है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बने हुए जितने भी रूल्स हैं सर, दोनों मिला के पूरा कंपनीज एक्ट होता है। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो बिना रूल्स के बस कंपनीज एक्ट पढ़ लूंगा, तो वही वही कंपनीज एक्ट है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अंडर बने हुए रूल्स जो भी हैं, वो सारे फॉलो हुए हैं इस कंपनी को बनाते हुए। अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन that all the requirements of this act and the rules made thereunder, किस बारे में? in respect of registration of the company, कंपनी को रजिस्टर कराने के बारे में, और उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, चाहे प्रेसिडेंटल और इंसिडेंटल देयर टू। कई बार कंपनी को रजिस्टर कराते हुए कुछ मैटर्स पहले से और साथ में भी चलते हैं, वो सारे मैटर्स जो कि कंपनीज एक्ट 2013 और उसके रूल्स में दिए गए हैं, सारी बातें जो दी गई हैं वो कंपनी बनाते हुए फॉलो करी गई है। डेक्लेरेशन क्या दिया जा रहा है ये तो समझ में आ गया। हाँ सर, इस एक्ट की और इसके अंडर रूल्स की जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे मैटर्स हमने कंप्लाई विद किए हैं, हमने उनकी तरफ ध्यान दिया है। ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है कि सर ये डिक्लेरेशन दो जने साइन कर रहे हैं। एक तो जिसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प किया है कंपनी बनाने को, चाहे सीए हो, चाहे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो,
चाहे एडवोकेट हो, कई बार एडवोकेट भी कंपनीज खुलवाते हैं, जरूरी थोड़ी तुम सीए बन जाओगे तो सारी कंपनियां तुम ही खुलवाओगे। एडवोकेट भी अपनी बाकायदा खुलवा सकता है कंपनी, सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट है, और एक कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और दिया हुआ था, देखते हैं एक मिनट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी, तो कॉस्ट अकाउंटेंट एक और आ जाता है। सर जो भी है, जिसने भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जिसने भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में इस कंपनी को खुलवाने में मदद करी है, वो भी साइन करेगा कि हाँ भाई कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स फॉलो किए गए हैं, रजिस्ट्रेशन को लेके जो भी मैटर्स थे सारे फॉलो किए गए। दूसरा, सर कंपनी का अंदर का एक बंदा, जैसे कि उस कंपनी जो बन रही है उसका डायरेक्टर हो, ठीक है, उसका मैनेजर हो या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी हो, ठीक है, ये अंदर का बंदा भी साइन करेगा कि हाँ जो भी कंपनी एक्ट और उसके रूल्स के अंडर जो भी बातें हैं, कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स के अंडर जो भी बातें हैं वो सारी फॉलो की गई हैं, वो सारी फॉलो की गई हैं इस कंपनी को बनाते हुए, ऐसा डिक्लेरेशन। यानी कि सरकार ने क्या किया, इन दो लोगों के कंधों पे बंदूक रख के चला दी कि तुमने डिक्लेरेशन दिया था ना कि कंपनी के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, कभी कोई भविष्य में प्रॉब्लम होगी ना तो जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया ना उनका गला पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है कि तुमने डिक्लेरेशन दिया था। बात समझ में आई? यस सर। दो दो स्टेप्स क्लियर हो गए? यस सर। तीसरा, अब एक और डिक्लेरेशन, खुशबू पढ़ना इसको। A declaration from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as first directors, if any, in the articles stating that एक he मिनट, is not ये जो अब जो इस स्टेप में डिक्लेरेशन लग रहा है ना, वो एक तो ईच, ये अगेन डिक्लेरेशन, सेकंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, ये कौन देगा? फ्रॉम ईच ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि पब्लिक कंपनी 7 जने मिलके खोल रहे हैं तो सातों से ये अलग अलग लिया जाएगा, सातों से लिया जाएगा। ठीक है, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है क्या? और यदि कंपनी बनाते समय ही उसमें यह भी बता दिया गया है कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे। सर मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। यस सर, होने चाहिए सर। तो सर उन डायरेक्ट, यदि हमने पहले कंपनी खोलते हुए ही बता दिया कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स दिए होंगे तो सर उनसे भी ये डिक्लेरेशन लगेगा। क्या? डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, यानी कि वही प्रमोटर्स की बात हो रही है यार। एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी। इफ एनी का मतलब समझ गए, यदि शुरुआत में ही बता दिया है तो इनसे भी लगेगा, नहीं बताया तो बाद में। इन द आर्टिकल्स स्टेटिंग दैट, सबसे पहला पढ़, क्या डिक्लेरेशन में पहला बात क्या आएगी? पढ़ भाई। he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company. ऐसा हो सकता है ना कि दिशी अग्रवाल और दर्श जैन मिलके कंपनी खोल रहे हैं, तो दर्श जैन को पहले है ना कंपनी खोलने के मैटर्स में, कंपनी बनाने के मैटर्स में या कंपनी को मैनेज करने के मैटर्स में इसका पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, गड़बड़ियां की है इसने। ठीक है, तो वो खुद आपसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि मुझे इस बारे में कभी कन्विक्ट नहीं किया गया है, कोई भी ऑफेंस जो कंपनी खोलने से, प्रमोट करने से, फॉर्म करने से, मैनेज करने से रिलेटेड है, मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है। ठीक है, क्या ये डिक्लेरेशन, सेकंड डिक्लेरेशन का पहला पॉइंट समझ में आया? सेकंड डिक्लेरेशन का? यस सर। मान लो 10 जन की कंपनी लोगों से पैसा लेके भाग गई, 10-20 साल निकल गए, आज वापस एक कंपनी खोलनी है इसको, तो सर ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, फिर तो ये दे ही नहीं पाएगा ऐसा इस तरीके का डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखो एक बात होती है, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, इस बात का मतलब समझो। सलमान खान साहब का नाम तो सबने ही सुना होगा, सलमान खान का, है ना सर? हाँ सर, वेरी पॉपुलर हीरो। आजकल फिल्में हिट नहीं हो रही हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, ये जिया जैन, जश शाह चले क्यों जाते हैं? कविश, कविश भाई तेरा चेहरा दिखा दे।
तेरा चेहरा देखता नहीं हो तो दिन अच्छा नहीं निकलता है। कविश, सर 2 मिनट। क्यों कविश, तू किन परिस्थितियों में है जो तेरे को 2 मिनट चाहिए? सर मैं लेट के पढ़ रहा हूँ सर, ऐसा चल रहा है क्या? नहीं सर। चल वीडियो चालू कर। खुशबू, दिशी, वीडियो चालू करो अपने, बार बार नहीं कहलवाओगे भाई, ठीक है? सो इज नॉट कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अब सलमान खान है, सलमान खान के ऊपर इल्जाम लगा कि सलमान खान ने जोधपुर राजस्थान में आके एक ब्लैक बक का शिकार किया था। ब्लैक बक समझते हो ना, काला हिरण, ठीक है? तो सर अभी तो इल्जाम लगा है, ठीक है? इल्जाम लगाने के बाद में वो कोर्ट ने उनको प्रूव मान लिया क्या कि हाँ यू आर गिल्टी, ठीक है? यस, तो बात समझो, एक तो होता है केवल केस चलना, एक होता है केस में उसको सच में डिसीजन आ जाना कि हाँ यू आर गिल्टी। सो इज नॉट कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड पढ़ भाई। He has not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years. पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में he has not been found guilty of any fraud और misfeasance, अरे ये ऐसी चीजें हैं, misfeasance और of any breach of duty to any company under either this act or any previous company law during the last 5 years। अब ये during the last 5 years का तो मतलब इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये एक्ट कब आया था कि सर 2013 में, उससे पहले क्या चल रहा था कि सर 1956 वाला एक्ट चल रहा था। तो इस एक्ट जब आया, ठीक है, तो मतलब इससे 5 सालों में जब कंपनी खुल रही थी, तब इसका मतलब वो ना आइदर अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ 2018 तक इसका मतलब रहता। अब यार अब तो अपन 2026 में चल रहे हैं, और तो फिर इस और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का कोई मतलब रहा क्या? नहीं सर। तो सर ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, उसको मतलब जिम्मेदार नहीं माना गया ऑफ एनी फ्रॉड, एनी मिसफिसेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट। कि मैंने किसी कंपनी में फ्रॉड या अंडर सेक्शन 447 पढ़ा हुआ है ना अपन ने फ्रॉड का, कि सर ये सर वो, या फिर कोई गलत काम या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार नहीं माना गया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ठीक है? चलिए सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो रे।